हाय। आज मैं मेरे फेवरेट सीजन के बारे में बात करने वाली हूँ। यस, मॉनसून्स। वैसे मॉनसून रेन्स ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं, लेकिन दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स के लिए भी। और हो भी क्यों ना, मच ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन आउटलुक बारिश पर ही तो डिपेंड करता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। जून से लेकर सितंबर के महीने क्रिटिकल हैं, क्योंकि हमारा देश 75% ऑफ द रेनफॉल तभी रिसीव करता है। और इस साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून प्रिडिक्ट किया है। ब्रोकरेज फर्म स्टॉक्सबॉक्स ने रिसेंटली अपनी एक स्टडी में रेनफॉल और मार्केट परफॉर्मेंस के बीच कोरिलेशन को एनालाइज किया था। आयरॉनिकली, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, पिछले 10 साल में 7 बार एक्चुअल रेनफॉल बिलो नॉर्मल रही है और उन 7 में से 6 बार निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि 3 ओकेजन्स पे जब एक्चुअल मॉनसून अबव नॉर्मल हुई, उन 3 ओकेजन्स में से सिर्फ एक ही बार निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। है ना ताज्जुब की बात? ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मॉनसून के आउटकम पे मार्केट लीनियरली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक की फैक्टर बन के खड़ा रहता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लीनियरली देखें तो रूरल कंजम्पशन पे तो पड़ता ही है, और रूरल मार्केट इवेंचुअली डोमेस्टिक कंजम्पशन को ड्राइव करता है। इसी वजह से कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर्स जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल्स, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स और उससे बैंकिंग एंड फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मॉनसून से बेनिफिट करते हैं। तो हर बार की तरह इस साल भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 5 मॉनसून स्टॉक्स ऑफ 2023। आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सेक्टर से जुड़ी 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगी जो अच्छे मॉनसून से बेनिफिट कर सकती हैं। इस वीडियो में हमने 7 जुलाई 2023 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स। FMCG कंपनीज के लिए 40 से 45% सेल्स ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे कि टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टेशनरी, टी, टॉयलेटरीज एटसेट्रा रूरल कंजम्पशन से आती हैं। इसलिए नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेंज इन कंपनीज के वॉल्यूम्स को बूस्ट दे सकती हैं। और वैसे ही पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन ने रूरल कंजम्पशन पे प्रेशर बना के रखा हुआ है। हालांकि ये पिछले 1 क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन वॉल्यूम बूस्ट प्लस ईजिंग मार्जिन प्रेशर FMCG कंपनीज के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। कंज्यूमर स्टेपल स्पेस में हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर भारत की टॉप 4 FMCG कंपनीज में से एक है, जो प्राइमरीली कंज्यूमर केयर और फूड प्रोडक्ट्स में डील करती है। इनकी 22 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसके थ्रू वो देश का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कवरिंग 7.7 मिलियन आउटलेट्स रन करती हैं। डाबर की 22 में से 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में हैं और 8 फैसिलिटीज ओवरसीज। डाबर का 75% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 25% फॉरेन मार्केट से। च्यवनप्राश, फ्रूट जूस और हनी के सेगमेंट में डाबर इंडिया में मार्केट लीडर है। आपने कभी ना कभी डाबर का च्यवनप्राश या उनके टूथपेस्ट या वाटिका हेयर ऑयल, डाबर हनी या फिर रियल फ्रूट जूस तो ट्राई किए ही होंगे, है कि नहीं? और ये सब नहीं तो हाजमोला या पुदीन हरा तो ट्राई किया ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और यही ब्रांड्स उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं। च्यवनप्राश के सेगमेंट में उनका 65% और फ्रूट जूस सेगमेंट में उनका 62% मार्केट शेयर है। बादशाह मसाले के एक्विजिशन के बाद डाबर ने अब ब्रांडेड स्पाइस सेगमेंट में भी अपनी एंट्री ले ली है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और नए प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट डाबर की ग्रोथ को मीडियम टर्म में प्रोपेल कर सकता है। लेकिन कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है डोमेस्टिक FMCG इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन। आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अब कई एस्टैब्लिश्ड FMCG प्लेयर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिस वजह से डाबर की मार्केट पोजीशन पे प्रेशर बन रहा है। प्लस रूरल मार्केट पे सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस भी डाबर के लिए एक रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सेगमेंट बैड मॉनसून्स या इकोनॉमिक डाउन साइकिल में सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। आइए अब हम डाबर के कैश कन्वर्जन साइकिल के साथ कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज भी देखते हैं। आपको बेटर आइडिया देने के लिए हम इन मैट्रिक्स पे कंपनी को गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको के साथ कंपेयर करेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या एफएमसीजी कंपनीज के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही टाइट है और इसलिए मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज को अपनी इन्वेंट्री से लेके सेल्स तक के सभी ऑपरेशंस को बड़ी इफेक्टिवली रन करना पड़ता है। और कंपनीज कितनी एफिशिएंट हैं वो हमें उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल से पता लगता है। एक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री में इन्वेस्टेड कैपिटल को फाइनली सेल्स में कन्वर्ट करने में जितने दिन लगते हैं उसे कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। डाबर के लिए कैश कन्वर्जन साइकिल 14.18 डेज है, जबकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये नंबर 18.56 डेज है और मैरिको के लिए 22.46 डेज। वैल्यूएशन की बात करें तो डाबर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पीई रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैरिको के कंपैरिजन में ज्यादा है। डाबर का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट से जरूर ज्यादा है, लेकिन मैरिको के कंपैरिजन में वो ऑलमोस्ट हाफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस सेक्टर की तरफ जिसका मॉनसून के साथ एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन है। यस, सेकंड सेक्टर है एग्रीकल्चर। जाहिर है अच्छा मॉनसून डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट को बूस्ट करता है और उससे फायदा होता है एग्री बिजनेसेस को, जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एग्रो केमिकल्स और इंटीग्रेटेड फार्म सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स। कई एग्रीकल्चरल कंपनीज एग्री इनपुट्स जैसे कि हाइब्रिड सीड्स के रिसर्च और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और अच्छी बारिश इन प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाती है। फसल को इंसेक्ट्स, वीड से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में उपयोग होता है। फर्टिलाइजर्स भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंप्रूव करने में मदद करते हैं, इसलिए अच्छी बारिश इन सेक्टर्स की कंपनीज के बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल मानी जाती है। आज मैं एग्री बिजनेसेस से जुड़े 2 स्टॉक्स को कवर करूंगी। फर्स्ट कंपनी है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड के बाद ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूसर है और क्योंकि नुजीवीडू सीड्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, हमने कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड को यहाँ कवर किया है। कावेरी सीड्स दुनिया की पहली सीड प्रोड्यूसर कंपनी है जिसके पास 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा का प्रोडक्शन लैंड है। कावेरी सीड्स इंडिया के मेन क्रॉप्स पे फोकस करने वाली लीडिंग हाइब्रिड सीड मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक है और उनका 96% रेवेन्यू सीड्स के सेल्स से ही आता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें राइस, मेज, कॉटन, बाजरा, वेजिटेबल्स और सनफ्लावर सीड्स मौजूद हैं और उनका यही डाइवर्स पोर्टफोलियो फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन के समय एक क्रूशियल सपोर्ट देता है। इसके साथ कावेरी सीड्स का पैन इंडिया ऑपरेशंस, वेल एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और R&D पर एक्सटेंसिव फोकस उनको एक कंपेटिटिव एज देते हैं। सेल्स को बूस्ट करने के लिए कंपनी 15+ स्टेट्स में 15,000 कस्टमर टच पॉइंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और तो और उनके पास 15,000 मेट्रिक टन की कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी भी है। इसके अलावा कंपनी 20+ साइंटिस्ट के द्वारा अपने 600 एकड़ लैंड पे सीड्स का R&D भी करती है। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट में इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट BT यानी कि HT/BT कॉटन सीड्स की सेल्स। मई 2022 में ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट बाहर निकाली थी जिसमें उन्होंने इलीगल कॉटन सीड्स पैकेट्स की सेल का कावेरी सीड्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हाईलाइट किया था और रिसेंटली ही मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी इस प्रॉब्लम को कंफर्म किया है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि उन्होंने आशा भी जताई है कि ये इलीगल कॉटन सीड्स की प्रॉब्लम आने वाले सालों में कंट्रोल में आ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड रेगुलेशंस। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स से कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो एक तरफ जहां कावेरी सीड्स 11.51 के पीई पे ट्रेड हो रही है, वहीं बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स 203 के सुपर प्रीमियम पीई पे ट्रेड हो रही है। हालांकि 5 ईयर सेल्स ग्रोथ, ROE और स्टॉक मार्केट रिटर्न सभी फ्रंट्स पे कावेरी सीड्स बॉम्बे सुपर सीड्स के अगेंस्ट लैग कर रही है। इस सेक्टर की दूसरी कंपनी है रैलिस इंडिया लिमिटेड। रैलिस इंडिया टाटा ग्रुप की एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 150 इयर्स की हिस्ट्री रखने वाली ये टाटा ग्रुप कंपनी क्रॉप केयर एग्रोकेमिकल्स जैसे कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजिसाइड्स तो मैन्युफैक्चर करती ही है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के एंटायर वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस रखती है, राइट फ्रॉम सीड्स टू ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। रैलिस इंडिया आज के दिन 61 कंट्रीज में प्रेजेंट है और वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है।
फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका 63% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आया है और एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 25 तक 60% हो जाएगा, यानी कि रैलिस इंडिया आगे चल के अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहती है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो रैलिस इंडिया का 88% रेवेन्यू उनके क्रॉप केयर एग्रोकेमिकल सेगमेंट से आता है और 12% सीड से। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23 में रैलिस इंडिया ने 10 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कंपनी आगे भी अपनी प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड करना चाहती है। लास्ट क्वार्टर के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में रैलिस इंडिया के मैनेजमेंट ने इन नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में डिस्कस किया था, जहां उन्होंने कहा था कि ये नए प्रोडक्ट सिर्फ उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्रॉप और रीजनल गैप्स को फिल करने के लिए भी ऐड किए गए हैं। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये नए प्रोडक्ट्स उनके लिए एक की ग्रोथ ड्राइवर बनेंगे। लेकिन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में लोअर दैन एंटिसिपेटेड सेल्स के कारण कंपनी के इन्वेंट्री लेवल्स में शार्प इंक्रीज देखने को मिला था। इसकी वजह से कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लगभग 40 करोड़ के प्रोविजंस किए थे। ऊपर से डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है और क्रिसिल के अक्टूबर 2022 के रिपोर्ट के अनुसार रैलिस इंडिया की वर्किंग कैपिटल आने वाले कुछ समय तक स्ट्रेच्ड रहने वाली है ड्यू टू रॉ मटेरियल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। चलिए अब कंपनी को उसके कंपेटिटर्स भारत रसायन और धनुका एग्रीटेक से कंपेयर करते हैं। रैलिस इंडिया के वर्किंग कैपिटल डेज अपने दोनों ही पीयर्स से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। वैल्यूएशन की बात करें तो रैलिस इंडिया का पीई रेशियो भी बाकी दोनों ही कंपेटिटर्स के मुकाबले ज्यादा है। फाइनली जहां 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में रैलिस इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है, वहीं आरओई के टर्म्स में कंपनी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। अब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर फसल अच्छी होगी तो अच्छी इनकम आएगी, और अगर अच्छी इनकम आएगी तो नई बाइक भी आएगी। क्यों? सही कहा ना? जी हाँ, नॉर्मल टू अबव नॉर्मल मॉनसून अपने साथ रूरल एरियाज में हाई 2 व्हीलर डिमांड लेकर आती है, इसलिए थर्ड सेक्टर है 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स। और इस सेक्टर में हम बात करेंगे इंडिया की लीडिंग 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की। हमने इस सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प को इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज ये 2 व्हीलर सेगमेंट में लीडिंग प्लेयर तो है ही, लेकिन साथ साथ कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू रूरल एरिया से ही आता है। कंपनी लगातार 20 साल से वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। कंपनी के पास बाइक सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन एंड ग्लैमर, और स्कूटर सेगमेंट में जाने माने ब्रांड्स हैं जैसे कि प्लेजर एंड माइस्ट्रो। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की 2 व्हीलर इंडस्ट्री में 32% मार्केट शेयर कवर करती है और उनके ओवर 50% सेल्स रूरल एरिया से आते हैं। इसका मतलब है कि जब हेल्दी मॉनसून्स की वजह से फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है तो वो साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स को भी बूस्ट देते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने 2020 में हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसके थ्रू वो इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिसेंटली ही आपको ध्यान में आया होगा कि उन्होंने X440 को लॉन्च किया था। हीरो मोटोकॉर्प की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे ऑलमोस्ट डेट फ्री है विद अ डेट टू इक्विटी ऑफ 0.03, और उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन उनको एक एज देती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। ओवर द मीडियम टर्म कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए 700 से 1000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है। इसके साथ में कंपनी का अपना भी इंटरनल इंक्यूबेशन सेंटर है जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को डेवलप करने में फैसिलिटेट करेगा। हालांकि कंपनी की एक वीकनेस है उनकी पिछले कई सालों में हुई पुअर सेल्स ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होने के बावजूद भी हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स ग्रोथ काफी स्लगिश है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स सिर्फ 1% से कंपाउंड हुई है। चलिए हीरो मोटोकॉर्प के फाइनेंशियल्स को उसके 2 व्हीलर स्पेस में क्लोज कंपेटिटर टीवीएस मोटर के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो 22.47 के पीई रेशियो के साथ हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। इवन टीवीएस का 4.06 टाइम्स का डेट टू इक्विटी भी हीरो के अगेंस्ट काफी ज्यादा है। हालांकि सेल्स ग्रोथ और आरओई के टर्म्स में हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर बाइक खरीदना है तो उसकी फाइनेंसिंग भी तो करानी होगी कहीं ना कहीं से। यस, फोर्थ और आखिरी सेक्टर जो अच्छे मॉनसून से बेनिफिट कर सकता है वो है एनबीएफसीज एंड रूरल लैंडिंग।
फाइनेंशियल ईयर 23 में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के स्टेलर बिजनेस परफॉर्मेंस ने जरूर इस सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर 24 आउटलुक स्ट्रॉन्ग कर दिया है, लेकिन अगर इसके साथ अच्छे मॉनसून्स का भी साथ मिल जाए तो एक स्ट्रॉन्गर रूरल स्पेंडिंग क्रेडिट ग्रोथ को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकती है। और इस स्पेस में हम आज महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी की बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या महिंद्रा फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो प्राइमरीली नए और यूज्ड ऑटो एंड यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कि ट्रैक्टर्स, कार्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और ट्रक्स की परचेज को फाइनेंस करने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी पर्सनल लोन्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन्स देती है। 1386 ब्रांचेस के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ महिंद्रा फाइनेंस भारत के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डीपली पेनिट्रेटेड है। महिंद्रा फाइनेंस की यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स के फाइनेंसिंग में स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, प्राइमरीली अपनी सिस्टर कंपनी और ऑटो जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ उनके लिंक की वजह से। जी हाँ, कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के 33% यूटिलिटी व्हीकल्स और 14% ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करती है। हालांकि कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर से अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रही है और अपनी प्रूडेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अलग अलग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के व्हीकल्स को भी फाइनेंस कर रही है। कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव ये है कि उनके लोन डिसबर्समेंट्स में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के चलते फिस्कल 2021 और फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 2022 में महिंद्रा फाइनेंस ने एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उनके लोन बुक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 22 में फ्लैट थे। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके लोन एसेट्स ने 27% का जंप देखा है। अब लेंडिंग बिजनेस में स्पेशली रूरल लेंडिंग में कई बार बोरोवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो टाइम पे पैसे नहीं चुका पाते, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी कि डिफॉल्टेड लोन्स को मॉनिटर करने के लिए स्टेज 3 नाम के मेट्रिक का यूज करते हैं। यूजुअली ये वो लोन्स होते हैं जो ड्यू डेट के 90 डेज के बाद भी रीपे ना किए गए हों। फाइनेंशियल ईयर 22 में महिंद्रा फाइनेंस के ग्रॉस स्टेज 3 लोन 7.66% जो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंप्रूव होके 4.49% हो गए हैं। वैसे उनकी एसेट क्वालिटी ईयर ऑन ईयर इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी उसे मॉडेस्ट ही कहा जा सकता है और एज इन्वेस्टर्स हमें कंपनी की एसेट क्वालिटी को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलिए अब महिंद्रा फाइनेंस के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड और श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए पीई से ज्यादा पीबी रेलेवेंट माना जाता है। महिंद्रा फाइनेंस का पीबी रेशियो 2.19 है, श्रीराम फाइनेंस का 1.48 टाइम्स, वहीं बजाज फाइनेंस 8.49 टाइम्स के पीबी रेशियो के साथ सबसे प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। AUM ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में हाईएस्ट ग्रोथ नो सरप्राइज बजाज फाइनेंस ने रिकॉर्ड की है एट 29%, लेकिन महिंद्रा फाइनेंस भी 27% ग्रोथ के साथ अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो महिंद्रा फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस दोनों का ROA काफी सिमिलर है, मगर बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है विद एन इंप्रेसिव ROA ऑफ 5.3%। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में महिंद्रा फाइनेंस ने ऑलमोस्ट 80% रिटर्न्स के साथ आउट परफॉर्म किया है, मगर 5 साल के लंबे समय में बजाज फाइनेंस ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थे 4 डिफरेंट सेक्टर्स से 5 ऐसी कंपनीज जो 2023 के मॉनसून सीजन में अच्छी बिजनेस परफॉर्मेंस दे सकती हैं। आप कौन से मॉनसून स्टॉक पे बेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.